बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग का, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं और ये हमारा इस सिलेबस के लिए लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है अकाउंटिंग साइकिल। एक्चुअली अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल एक वो पूरा दायरा कार होता है, पूरी वो लिमिट होती है, पूरा एक सर्कल होता है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जब अक्कर होती है, कंडक्ट होती है, वहां से लेकर उस ट्रांजैक्शन का कारोबार को क्या फायदा या नुकसान होता है वहां तक टोटल जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इस साइकिल में, वो अकाउंटिंग साइकिल कह रहा होता है। तो आज हमने जो है अकाउंटिंग साइकिल ही पढ़ना है। अब अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट तब होता है जब जैसे ही कारोबार जो है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो वहां से अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि यार मैंने जो कि कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। अब आपने कारोबार स्टार्ट किया। अब आपने सबसे पहले क्या किया? कारोबार स्टार्ट करते ही क्या करेंगे आप? या तो आप कारोबार में कैपिटल लेकर आएंगे, या आप क्या करेंगे, कारोबार जो है कहीं से कैश ले आएंगे। अब कैश ले आएंगे या कैपिटल लेकर आएंगे तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी कारोबार में। इसके बाद आप क्या करेंगे? अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप क्या करेंगे? उसको जगह जगह से जो वेरीफाई होता है कारोबार को वेरीफाई कराएंगे, फिर एसेट्स परचेज करेंगे, सब कुछ परचेज करेंगे। फिर आप जो है कारोबार में, जो इस चीज़ का कारोबार है, ट्रेडिंग है तो आप ट्रेडिंग करेंगे, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसे मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में ले जाएंगे, फिर सेल आउट करेंगे, वहाँ से अर्निंग कमाएंगे, अर्निंग कारोबार में लेके आएंगे, अपने एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें डिडक्ट कर लेंगे, अर्निंग से एक प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट जो है वो आपके कारोबार में आपका कैपिटल बन जाएगा, उसे फिर आगे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे आगे अगले साल जाके। तो ये होता है ना सारी ट्रांजेक्शन लमसम, अगर हम बात करें तो ये सारा जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग साइकिल कहला रहा होता है। तो आज हम यही यही हमने पढ़ना है कि जब कोई भी कारोबार स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ कारोबार खत्म होता है, पूरा साल में जितने भी वो जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कोई भी कारोबार, वो एक सर्कल में आ जाते हैं, एक लिमिट में आ जाते हैं, एक गोल दायरे में आ जाते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कह रहे होते हैं। कि मेरे कारोबार ने पूरे साल में जो भी काम किया है, कुछ भी काम, कोई भी काम परफॉर्म किया है, चाहे सेल की है, परचेज की है, एक्सपेंस किए हैं, कहीं से उधार लिया है, किसी को उधार दिया है, कोई भी काम मेरे कारोबार ने एक साल के अंदर जो भी किया है, वो उस एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आता है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कह रहे होते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग के बारे में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक हो गया? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है, ये कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जो किसी कारोबार से लिंक हो, हमारी पर्सनल लाइफ से लिंक ना हो। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था कि इंसान जो है कारोबार के जो ऑनर्स होते हैं या कारोबार की जो मैनेजमेंट होती है, उसके जो पर्सनल जो एक्टिविटीज होती हैं वो कारोबार से उनका कोई लिंक नहीं होता। कारोबार अपनी एक अलग पहचान रखता है, कारोबार के नाम से ही स्टैम्प कारोबार की बनी होती है। और किसी ने कारोबार पे कोई केस वगैरह करना हो तो कारोबार के नाम से करता है, ना कि उसके ऑनर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग एक क्या है, एक पूरा प्रोसेस है जो क्या करती है, ट्रांजैक्शन को समराइज करती है, उन्हें एनालाइज करती है, उन्हें रिपोर्ट करती है, रिकॉर्ड करती है, और उन्हें लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को क्या करती है, शेयर करती है। ये हमने कहा था अकाउंटिंग में। अब अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही अकाउंटिंग साइकिल मौजूद होता है। हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग, पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्चुअली ये ही क्या है, अकाउंटिंग साइकिल होता है, जिसमें हम समराइज से लेकर आइडेंटिफाई जो है कोई भी एक्टिविटी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसकी समराइजिंग तक, उसके एनालाइजिंग तक, उसके इंटरप्रेटिंग तक, सारा ये काम जो है अकाउंटिंग साइकिल में कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या हुआ? अकाउंटिंग साइकिल जो है, सबसे पहले हम साइकिल को देखते हैं। साइकिल क्या होता है? साइकिल क्या है, एक पूरा गोल दायरा होता है किसी भी चीज की जन्म जो है, पैदा होने से लेकर उस चीज के इख्तिताम तक। जैसे हमारी जिंदगी का एक साइकिल है, ह्यूमन साइकिल जिसे हम कहते हैं, कि इंसान की क्या है, पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो परवान चढ़ता है, जवान होता है,
फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है और आखिर जहाँ से वो पैदा होता है वहीं उसमें चले जाना होता है, वो उसी जमीन में चला जाता है। ठीक हो गया, जमीन से पैदा हुए, जमीन में वापस हम चले गए। तो ये क्या है, एक साइकिल है, ह्यूमन साइकिल। तो साइकिल क्या होता है, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर रेगुलरली रिपीट इन द सेम ऑर्डर। साइकिल क्या होता है, इवेंट्स का एक पूरा चक्कर होता है जिसमें सेम इवेंट्स जो है वो बार बार घूम रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइकिल होता है पूरा। तो अकाउंटिंग साइकिल सिर्फ अकाउंटिंग का इजाफा किया और साइकिल वही पुराने, कि अकाउंटिंग की जो चीजें हैं, वो अकाउंटिंग के जो इवेंट्स है वो जो सेम रिपीट होते हैं पूरे साल में, उन्हें हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो घूम रही होती हैं। और अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग एक्टिविटीज जो घूम रही होती हैं उन्हें हम अकाउंटिंग साइकिल कह रहे होते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स से ये शुरू होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आप पहचान करते हैं, किसी भी चीज़ को एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री जहाँ पर आप कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप जर्नलाइजिंग कर रहे होते हैं, मतलब जर्नल बना रहे होते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट से देखकर आप लिखते हैं कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, जिसे हम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं या मटेरियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, कि जहाँ से आप कोई चीज़ लिखते हैं, या जिसे हम एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के भी कह रहे होते हैं, या जिसे हम वोचर डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, कि जहाँ से हम देखकर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट से जब आप पहचान जाते हैं चीज़ें कि यहाँ से हमने ये प्लान चीज़ जो है परचेज की है, या ये उसका प्रूफ है, या ये वो इनवाइस है, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं इनवाइस को। तो इनवाइस देखने के बाद फिर इनवाइस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कि उसे जर्नलाइज कहते हैं। जर्नल से हम क्या चीज़ें पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। और फिर हम हमारा पूरा जो है वो क्लोज हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, उन्हें हम इशू कर देते हैं। फिर अगले साल में फिर वही काम आ जाता है, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करा दी जाती हैं। फिर अगले साल में जाके फिर वही काम, कि जो काम पूरे साल में आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, फिर जर्नलाइजिंग कर रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। तो मतलब क्या है, हर साल यही चक्कर घूमता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। The accounting cycle is the name given to be the collective process of recording and processing the accounting events of a company. Accounting events हैं किसी भी कंपनी के, उनको रिकॉर्ड करना और उनको प्रोसेस करना एक खास प्रोसेस के अंदर, उन कलेक्टिवली उन्हें क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी डेफिनेशन इससे आसान भी होंगी और डिफरेंट डेफिनेशन होंगी। आप जो है उन्हें जो है गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया है, एक्चुअली ये क्या है, आपका अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक हो गया। अब ये मैंने थोड़ा सा आसान करके आप लोगों को समझाया है। मैंने आपको जो है नटशेल के हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको एक समरी दे दी है 5 कैटेगरीज में, कि ये हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल होता है। बाज़ औक़ात ये तो उन लोगों का अकाउंटिंग साइकिल है जो पहले अकाउंटिंग जानते ही नहीं थे, या जिन्हें अकाउंटिंग का पता ही नहीं था ये क्या सब्जेक्ट है, ये तो उनके लिए साइकिल है। अब एक्चुअली जैसे जर्नल से लेजर बना दिया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, इसके दरमियान में कुछ टेक्निकल छोटी छोटी जो है स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो जिन्हें जो अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें पता है, अकाउंटिंग मास्टर होते हैं, या जो यहाँ पर बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरे साल 3 3 4 4 साल हो गए वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ उन्हें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज का लेक्चर हमने जनरल लेक्चर रखा है, और इसमें बिगिनर्स भी शामिल हैं, एवरेज भी शामिल है, एडवांस भी शामिल है स्टूडेंट्स। तो ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हमने लेक्चर बनाया है, ना कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट्स के लिए बनाया हो। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाता है या अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया जाता है, वो क्या है, वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या थोड़ा सा इससे एडवांस है। वो क्या है, कि पहले क्या होते हैं हमारे पास, जर्नल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जर्नलाइज होती हैं ट्रांजैक्शन को, क्या कर रहे होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे होते हैं। फिर उन्हें क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, उसकी एंट्रीज कर रहे होते हैं लेजर अकाउंट के साथ। फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे होते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज बिजनेस स्टूडेंट्स को अगर मैं यहाँ समझाना शुरू कर दूँ तो पूरा साल लग जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे बस बस हल्का सा उन्हें टच दे देता हूँ, कि जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो 3 3 4 साल 4 साल तक उनका फायदा कंपनी ले रही होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनअर्न्ड रेवेन्यूज होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं।
हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या कहा था, ऐसे एक्सपेंडिचर जो ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हम एडवांस में कर देते हैं लेकिन फायदा उन्हें बाद में ले रहे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हमने क्या किया कि हमने टैक्स पे कर दिया, हमने 50,000 रुपये एडवांस में। अब 50,000 जो हमने टैक्स पे किया, इस साल हमारा टैक्स कितना आया, 10,000 आया। तो इस साल हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ 10,000, तो 40,000 बच गए। तो इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसमें हम सिर्फ 10,000 के टैक्स अमाउंट डालेंगे, बाकी 40,000 हमारे अगले साल के अकाउंट में एज एसेट्स, करंट एसेट्स या प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से चले जाएंगे। फिर अगले साल जितने एक्सपेंसेस होंगे 2023 में टैक्स के हवाले से, वो वहाँ डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी वो प्रीपेड के नाम से फिर अगले साल चली जाएगी। तो इसमें क्या है, ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। या जैसे हम कह लेते हैं डेप्रिसिएशन, कि एक मशीनरी है 1 लाख रुपए के लिए, तो इस साल आपकी जो एक्सपेंस, अब जाहिर है मशीनरी आपको 10 साल जो है कम से कम चलती है, आपकी कंपनी के साथ फायदा देती है 10 10 साल। तो अब आपने जो मशीनरी 1 लाख की परचेज की है, जो कास्ट पे की है, क्या उस कास्ट को आप एक साल उसी साल में तो नहीं ना रिकॉर्ड कर देंगे कि मैंने इतनी की मशीनरी परचेज की, और आप उसे काउंट कर देते हैं कि ये क्या है मेरे, ये मेरे जो है साल के एक्सपेंस है। तो भाई मशीनरी तो जो है अगले साल में जाके वो मशीनरी जो है वो अगले साल में जाके इस्तेमाल होनी है, अगले 10 सालों में। तो उसे हम क्यों यहाँ पर मेंशन करें सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हम इसे क्या है मेंशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हर साल की डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी की टोटल कास्ट को हम डिवाइड कर देते हैं 10 साल पे, 15 साल पे, जितने साल की वो मशीनरी चलेगी, हमें उम्मीद है, एस्टिमेट है हमारी। तो हर साल उसकी कास्ट जो है वो हम डिडक्ट करते जाते हैं, उसे एक्सपेंस बनाते जाते हैं। ये हमने कहाँ से पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि मैचिंग कंसेप्ट होता है, हमने पढ़ा था ना मैचिंग कंसेप्ट होता है। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता था कि जिस साल के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, जिस साल के जो रेवेन्यूज होंगे, उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर होगा वो उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ये कहा था। ऐसा नहीं करेंगे कि एक आपने रेवेन्यू कमा लिया इस साल, जो रेवेन्यू कमाया तो उसके एक्सपेंस जो है, जिन रेवेन्यू से आपने एक्सपेंस कमाया था, जिस एक्सपेंस से आपने रेवेन्यू कमाया था उन एक्सपेंस को आप अगले साल जाकर रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं होगा। जिस साल का जो रेवेन्यू होगा, जिस साल का जो एक्सपेंडिचर होगा, वो सेम ईयर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि अगले किसी भी साल में, पिछले साल में। तो ये हमने क्या पढ़ा था, इन्हीं वजह से कुछ जो है एडजस्टमेंट इंक्रीज की जाती हैं। तो ये जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है जो जो एडजस्टमेंट इंक्रीज की जाती हैं, फिर इनकी जनरल इंट्रीज बनती हैं। जनरल एंट्री बनने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, जो है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। कि पहले हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कर दी, एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद हमने क्या किया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया। ठीक हो गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या कहते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मुराद ये है कि ऐसा ट्रायल बैलेंस, ऐसा बैलेंस शीट जो क्या करे, जो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका फ़ायदा, जिनका इफेक्ट 2 3 4 साल पे होता है, 1 साल से ज़्यादा इफेक्ट होता है जिन ट्रांजेक्शन्स का, और जितना उन ट्रांजेक्शन का पोर्शन इस करंट ईयर में आता है, उनको हम इस जो है ट्रायल बैलेंस में शामिल कर देते हैं। और उससे जो ट्रायल बैलेंस जो बाद में हमारे पास बनने के बाद आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, कैपिटल स्टेटमेंट आ जाती है जिसे हम ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास। ठीक हो गया, यही आ जाती है ना हमारे पास। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने तैयार कर ली, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं। ये याद रखना है, ये ट्रायल बैलेंस एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो स्पेशलाइजेशन होती है इनकी अकाउंटिंग में, ये उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर आप भी समझ लें इसे, तो जाहिर है जो जितना अच्छा लगेगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, उनके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद हम जो है क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं। अब क्लोजिंग एंट्रीज नए स्टूडेंट्स के लिए नई बात होगी कि यार ये क्या चीज़ होती है। अब 5 किस्म के हमने अकाउंट्स पढ़े थे। हमने कहा था कैपिटल होता है, ऑनर इक्विटी होती है, सॉरी कैपिटल ऑनर इक्विटी तो एक बात होगी, लाइबिलिटीज होती हैं, हमारे पास जो है एसेट्स होते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं। अब जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनको हमने क्लोज करना होता है इसी साल, और अगले साल में हमने इनका सिर्फ बैलेंस लेके जाना होता है। तो इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं,
इसमें जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए उनको क्लोज किया जाता है। अब क्लोज किन अकाउंट्स को किया जाता है? क्लोज सिर्फ हमने जो है इनकम स्टेटमेंट जो है आपकी, इनकम स्टेटमेंट के जितने अकाउंट्स हैं उनको क्लोज किया जाता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज आ रहे होते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज आ रहे होते हैं। तो मीन्स क्या है, एक्सपेंस और रेवेन्यूज को क्लोज कर देते हैं, उनके अकाउंट को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और उनका जो बैलेंस होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट को या ऑनर इक्विटी अकाउंट्स को। तो इन इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स भी कहते हैं। अब टेम्परेरी अकाउंट्स और परमानेंट अकाउंट्स जो है कौन से हैं? टेम्परेरी अकाउंट्स ऐसे अकाउंट जो एक साल में क्लोज हो जाते हैं और अगले अकाउंट अगले साल के जो है अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उन्हें हम टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं। जिन्हें जो कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं। परमानेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एक साल से दूसरे एक साल में जो है बैलेंस के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, और इनकम स्टेटमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस शीट के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइबिलिटीज होती हैं, ऑनर इक्विटीज होती हैं, और एसेट्स होते हैं, तो ये अगले साल ट्रांसफर हो जाते हैं। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसी साल खत्म हो जाते हैं, इसी साल वो स्टॉप हो जाते हैं, क्लोज होता हो जाते हैं उनके अकाउंट्स। तो इसलिए उन्हें हम टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं। तो अब जब हमने क्लोजिंग एंट्रीज कर ली जाती हैं तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आप आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। कि क्लोजिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। वही सेम शीट बनती है, एक साइड पे डेबिट्स बैलेंस आ जाते हैं, एक साइड पे क्रेडिट बैलेंस आ जाते हैं, और उनका नाम लिख दिया जाता है और वो अगले साल ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सारा जो है ये अकाउंटिंग साइकिल पर एडवांस स्टूडेंट्स होता है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे इस टोटल प्रोसेस की तरफ, कि ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है ये हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है, ये क्या होता है। अब सबसे शुरू करते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? ये एक वोचर होता है आपका, ठीक हो गया, या प्रिंटेड कोई भी इनवाइस होती है, ये वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाता होता है। अब एवरी डे इन इवेंट्स अकर इट इज रिटन इन ए बुक। अब जितने भी जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो कंडक्ट हो रहे होते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं, वो एक सादा सी बुक्स में लिखे जाते हैं, या जो है वो क्या एक पेज के ऊपर लिख दिए जाते हैं, या इनवाइसेस के ऊपर लिख दिए जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो उन्हें उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कह रहे होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह रहे होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों के पास प्रूफ रहे चीज़ों का कि फलां ट्रांजेक्शन हुई थी। जैसे गेट एंट्री पास है, आपका स्टॉक है कंपनी में पड़ा हुआ है, तो वहां से जैसे ही स्टॉक आपका बाहर जाएगा तो सेल के लिए, तो वो गेट पास बनेगा, गेट पास के साथ एक एंट्री ट्रांजेक्शन की जाएगी, पता लिखी जाएगी कि इतनी क्वांटिटी फला प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से आउट हो चुकी है, उनकी ये मालियत थी, तो वो क्या है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद फर्दर सेकेंडरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, सेल इनवाइसेस आ जाती हैं, फिर आपके गोडाउन इनवाइसेस आ जाती हैं, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। ठीक हो गया? जैसे कि ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को शो कराया हुआ है। इसमें क्या था? एमएसडीसी एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसने क्या किया? एमएसडीसी कंपनी ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया और कैश से स्टार्ट किया। और उसने क्या किया? 4 लाख रुपए उसने बिजनेस में वो लेके आई कंपनी, और ओनर से लिए या जितना भी लिए उसने, तो 4 लाख से क्या किया? कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया उसने। फिर उसने क्या किया? उसने जो है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से उसने चीज़ें परचेज कर दी 25,000 रुपए की, तो उसकी इनवाइस बन गई। फिर उसने चीज़ें सोल्ड आउट कर दी कैश के एवज, और वो 50,000 की चीज़ें उसने सेल आउट कर दी। ठीक हो गया? फिर उसने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम अली, अली से उसने चीज़ें परचेज कर ली। जाहिर है जब किसी का नाम आता है तो उसका मतलब होता है कि उधार लिए उससे। अगर कोई चीज़ें जो है नेट पे परचेज होंगी, कैश पे परचेज होंगी, तो कैश का नाम आएगा। अगर किसी के नाम से मुंसलिक होगा, किसी अकाउंट के नाम से मुंसलिक होगी ट्रांजैक्शन, तो उसका मतलब होता है क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो उसने चीज़ें कंपनी ने परचेज कर ली अली से, कितने की? 20,000 रुपए की। मतलब कि क्या है ये? उधार पे चीज़ हुई है, तो मतलब कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। तो सोल्ड गुड्स टू अहमद, तो अहमद को सेल आउट किए, तो इट्स मीन के उधार पे हुई हैं। अगर सेल नेट पे होती तो क्या होता? सोल्ड गुड्स फॉर कैश आता है यहाँ पे। तो अहमद को चीज़ें बेची हैं 10,000 रुपए की, तो ये क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। मतलब कि यहाँ पर ये अहमद से हमें अमाउंट लेंगे तो अहमद को एज हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। ठीक हो गया? पेड टू अली, अली से हमने चीज़ें उधार पे ली थी, अब उसे हम 10,000 रुपये वापस रिटर्न कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और कैश रिसीव्ड कैश फ्राम अहमद, अहमद से हमने कैश ले लिया वापस, चीज़ें उसे उधार दी थी हमने 7,000। ठीक हो गया? 10,000 की चीज़ें थी,
MS से, और उसने 7,000 हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया, मीन्स के 3,000 अभी बकाए हैं। और आपने वेजेस पे की हैं आपने, तो वेजेस आपने 20,000 की पे कर दी हैं। इसके अलावा रेंट आपने पे किया है 5,000 का, और सैलरीज आपने पे कर दी है 10,000 की। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे आपने, एक बुक थी छोटी सी आपके पास, उसके ऊपर से ये सारी चीजें आप लिखते जा रहे थे। तो ये ट्रांजेक्शन है। अब ये इन ट्रांजेक्शन का पूरे साल पे कुल फाइनेंशियल ये यहाँ कंडक्ट हुई है। इसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में ये ट्रांजेक्शन किस तरह जाएंगी, ये सारा पूरा प्रोसेस आज हमने पढ़ना है कि ये एक्चुअली जो है अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक हो गया। ये ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास, जो साल के शुरू में हुई या साल की ड्यूरेशन में दरमियान में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, ये सारी ट्रांजेक्शन हुई। अब सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन गया, इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इनको जर्नलाइजिंग करनी होती है, मतलब कि क्या करना होता है, डे बुक जिसे हम कहते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल बुक्स, तो जनरल जर्नल जिसे हम कहते हैं, वहां पर हम इनका क्या करेंगे, इंदराज करेंगे। तो अब हमने क्या, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स में चीजें लिख ली, एक मिनी बुक्स में लिख दी, या यहीं कहीं पे मटेरियल जो मिला था वहां पे लिख दिया। अब हमने क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जो भी ट्रांजैक्शन हमने वो की हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो इसे क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कह रहे हैं। और ये क्या होता है, ये वो स्टार्ट ऑफ द जो अकाउंटिंग साइकिल होता है या अकाउंटिंग सिस्टम जो आपका होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आप ट्रांजेक्शन एंट्री करते हैं जनरल में। और ये जनरल में जैसे आप एंट्री ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ द एंट्री बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द अकाउंटिंग साइकिल, या अकाउंटिंग सिस्टम जो है, या अकाउंटिंग साइकिल में आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, जैसे आप जनरल कोई भी कर रहे होते हैं या जर्नलाइजिंग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको समरी पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों को आती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की याद दहानी करा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि 5 बेसिक अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग के, जिनको पर पूरी अकाउंटिंग बेस करी होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो 5 अकाउंट से ही रिलेट करेंगी। सबसे पहले क्या था, एसेट्स। ठीक हो गया, मैंने ए लिख दिया है। एसेट्स मीन्स क्या है, कि एसेट्स में जैसे इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अच्छा, दो अकाउंट में मैंने कहा था कि इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, बाकी सब में क्या होता है, उल्ट होता है। तो सबसे पहला कौन सा था, एसेट्स था, दूसरा एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ऊपर लिख दिया मैंने डेबिट क्रेडिट। अच्छा बाकी सारे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इस तरह कैपिटल जो है, उसमें इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और रेवेन्यूज, आर मींस रेवेन्यूज, या सेल्स आपकी जो होती है वो रेवेन्यूज ही होती है ना। तो इंक्रीज होंगी तो आपके पास क्या होगा, क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये एक शॉर्ट समरी है, इसे जरा रिवाइज कर लें, ये मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें आप चीज़ों को। अच्छा, तो पहली यकम फर्स्ट जनवरी को हमने 2014 में एक ट्रांजेक्शन की। और पहली ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी, कि MSDC एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। MSDC कंपनी ने क्या किया, आप उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के जरिए से। ठीक हो गया, 4 लाख कैश। अब कैश में अगर इस ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दो चीज़ें अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इसमें लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है रेवेन्यू भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो बाकी दो चीज़ें क्या बची, कैश। ठीक हो गया, कि कारोबार में कैश आ रहा है, तो मीन्स कि कैश क्या होता है हमारे पास, एसेट्स होता है। एसेट्स होता है ना मेरा कैश। तो हमने पढ़ा कि एसेट्स में जब भी इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, इसलिए 4 लाख क्या हो गया, कैश डेबिट के नाम से, कैश के नाम से 4 लाख डेबिट हो गया। दूसरा इसमें क्या है, कारोबार स्टार्ट हो रहा है, कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक हो गया, तो ऑनर इक्विटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, हमने ये छोड़ देना कि सिंगल एंटिटी कंपनी है या डबल, या जो है पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है। बस ये है कि ऑनर इक्विटी में इंक्रीज हो रहा है, जाहिर है जब कारोबार में आप पैसे लेकर आएंगे तो ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी ना आपकी। अब ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो गई तो आपका क्या हुआ, इक्विटी या कैपिटल जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और हमने देखा कि यार जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है ना, यहाँ पर हमने देखा जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है आपका। जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 4 लाख से इनकी आपका कैपिटल क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक हो गया। तो ट्रांजैक्शन क्या थी, MSDS इन्वेस्टेड बिजनेस विद कैश, या स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, उसने बिजनेस जो है स्टार्ट किया 4 लाख से कैश से, या उसने कारोबार में इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपए। तो ये एक ट्रांजैक्शन आपने क्या कर ली,
कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन बिजनेस। तो ये इसकी क्या आ जाती है, नरेशन आ जाती है। जैसे ये जर्नल है ना आपका, ये सेम जर्नल होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डेट, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, 2014 नहीं लिखेंगे, ये तो वैसे मैंने जो है लिख दी है। डेट, ट्रांजैक्शन, या जिसे हम पार्टिकुलर्स के नाम से भी लिख देते हैं, बाद बुक में आप क्या देखेंगे, इसे पार्टिकुलर्स के नाम से भी देखेंगे। अच्छा, तो जो है फिर अमाउंट मीन्स के डेबिट एंड क्रेडिट आ जाता है। डेट, डिस्क्रिप्शन, या जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलर्स, और एक डेबिट फिर क्रेडिट। ये आपका एक जनरल परफॉर्मा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक परफॉर्मा जो है, ये जनरल बुक का परफॉर्मा है। 5 चीज़ें इसमें आती हैं, सॉरी 4 चीज़ें, डेट, डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके नीचे जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, यहाँ पर नीचे आप एक छोटी सी जो है एक लाइन लिख देते हैं, निशानदेही के तौर पर या दहानी के तौर पर। जैसे यहाँ पे लिख दिए, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन बिजनेस, के ओनर्स ने क्या किया, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये पहली ट्रांजेक्शन है, समझ आ गई सबको? अगर कोई इशू है तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके है, यहाँ तक सब चीज सबको क्लियर है ये चीज, कोई इशू हो? चलिए ठीक हो गया। बिजनेस स्टूडेंट्स को तो वैसे ही क्लियर होगा, जाहिर है उन्होंने तो ये चीज़ शुरू से ही पढ़ी है। जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर मुझे वो बताएं कि उन्हें क्लियर है। ये असद हो गया, आमिर हो गया, ये सारे मुझे बता दें। कैपिटल का थोड़ा अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ऑनर इक्विटी होती है ना हमारी। ऑनर इक्विटी जो है, जैसे आप ऑनर इक्विटी एक्चुअली क्या होती है, जो कारोबारी जो हजरात होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उन्होंने कारोबार में जो पैसा लगाया होता है वो ऑनर इक्विटी कहलाता है, ऐसे ही है। तो कैपिटल जिसे हम दूसरे नाम से कैपिटल भी कह रहे होते हैं। तो अब कारोबार में जब पैसे लगाए तो ऑनर इक्विटी इंक्रीज हुई ओनर्स की। जब ऑनर कैपिटल या ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्रेडिट हो गया 4 लाख। अच्छा, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। अब हम मूव करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सर नंबर 2 ट्रांजैक्शन हमारे पास अगर आपको याद हो तो क्या थी, जो है उसने क्या किया था, चीज़ें परचेज की थी कैश। कैश की से क्या की थी उसने, चीज़ें परचेज की थी, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश से चीज़ें परचेज की और 25,000 कैश, 25,000 की उसने चीज़ें परचेज की। अब इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, एक कैश शामिल शामिल है और एक परचेज शामिल है इसमें। ठीक हो गया, 2 चीज़ें शामिल हैं। अब कैश हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज एक्चुअली एक्सपेंस क्यों होते हैं, ये एक्सपेंडिचर क्यों नहीं होते हैं? ये एक्सपेंस इसलिए होते हैं क्योंकि जो चीज़ हम परचेज कर रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए परचेज कर रहे होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर वो सेल आउट हो जानी होती है, कंज्यूम हो जानी होती है, तो इसलिए से हम परचेज को जो है एज एक्सपेंस बता रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ आप परचेज करेंगे तो एक्चुअली उसकी आपने क्या की, कास्ट बेयर की। तो परचेजेस डेबिट हो गया, तो परचेज हमारा क्या हो गया, कास्ट हो गई या एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेजेस क्या हो गई, 25,000 से डेबिट हो गई। और अब किस चीज़ से परचेज की, कैश से परचेज की। तुम कैश से चीज़ें परचेज की मीन्स के क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। कैश हमारा क्या था, कैश हमारा एसेट्स था। कैश हमारा क्या था, एसेट्स। और कैश अब हमारे हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है, क्योंकि कैश हमने पेमेंट कर दी है, कि पेमेंट से कोई कैश से हमने चीज़ें परचेज की हैं। तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ, और कैश जैसे ही डिक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो क्रेडिट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा कैश जो है वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया 25,000 से। गॉट इट? तो सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन में ये हुआ कि हमने कुछ चीज़ें परचेज की, और 25,000 से परचेज की। परचेज हमारा एक्सपेंस था, इसलिए वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कैश हमारा एसेट्स था, एसेट्स डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। तो नीचे हमने एक शॉर्ट नरेशन लिख दी, यहाँ पर आएगी ये नरेशन। तो यहाँ पर हमने ये नरेशन लिख दी कि परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये सही सेकंड ट्रांजैक्शन। अब ज़रा आ जाते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। तीसरी ट्रांजैक्शन उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के अगेंस्ट उसने चीजें सेल आउट कर दी 50,000 की। तो जब चीजें सेल आउट की, तो जब चीजें सेल करते हैं तो मतलब कि सेल हुई, हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, हमारा रेवेन्यू ही हुआ ना अपन जब सेल आउट करते हैं। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज हुआ
तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है हमारा, तो उसके हमने क्या कहा था कि रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा, सॉरी, जब इंक्रीज हुआ तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक हो गया। जैसे ही रेवेन्यू हमारा, सेल्स थी, सेल्स हुई, हमें सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज हो गई तो क्या हो गई, वो हमारी क्रेडिट हो गई। और साथ ही क्या हुआ, कैश के अगेंस्ट ये रेवेन्यू हुआ हमारा, तो कैश हम, क्योंकि चीजें ज़ाहिर सेल आउट की है, कैश पे सेल आउट की है, तो कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए तो क्या हुआ, डेबिट। तो कैश हमारा 50,000 से, इसलिए डेबिट लिख दिया हमने। सोल्ड गुड्स बाय कैश, कैश से चीजें आपने सेल आउट कर दी। तो ये क्या हुआ, हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन हो गई। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ जर्नल, जर्नलाइजिंग किस तरह होती है, जर्नल एंट्री किस तरह होती है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स बाय कैश ये भी लिख सकते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ भी आप इसमें नरेशन दे सकते हैं रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन। आप लिख सकते हैं गुड सोल्ड अगेंस्ट कैश, या कैश रिसीव्ड फॉर गुड सेल्ड। तो कुछ भी नरेशन दे दें इसे आप, ये नरेशन जरूरी नहीं है सेम टू सेम हो, कोई भी नरेशन आप दे सकते हैं। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई। नाउ वी फॉरवर्ड टू ट्रांजेक्शन नंबर 4, और वो हमारी क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अली। अली से हमने क्या की, चीजें परचेज की। ठीक हो गया। जब अली से हमने चीजें परचेज की, तो परचेज हमारे, हमने जैसे पता है परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो गया हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट। दूसरे हमने अली से चीजें परचेज की, अली से चीजें परचेज की मीन्स कि हमने क्रेडिट पे चीजें परचेज की। मैंने आपको बताया था अगर कैश ना आए, कैश के अलावा कोई भी चीज अकाउंट इस्तेमाल हो, किसी का नाम इस्तेमाल हो, कंपनी का नाम इस्तेमाल हो, या अकाउंट पेबल आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आपका क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या, क्रेडिट पे आपने चीज परचेज की, क्रेडिट पे चीज परचेज की है और अली से परचेज की है। जब अली से हमने क्रेडिट पे चीज परचेज की तो हमारी क्या हुई, डेट हो गया, उधार ले लिया उससे हमने। और उधार जब हमको, हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो लाइबिलिटीज में जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होता है हमारा, ये देखिए जरा, ये लाइबिलिटीज थी, और लाइबिलिटीज में जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए 20,000 से क्या हो गया, अकाउंट पेबल आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जरूरी नहीं यहाँ पे अकाउंट पेबल लिखें, यहाँ पर आप अली अकाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अली अकाउंट लिख दें, यहाँ पे आप अकाउंट पेबल लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि अकाउंट पेएबल का मतलब भी यही है कि आपने इन्हें पे करने हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्रेडिटर्स हैं आपके, जिनको आपने चीजें पे कर, पैसे पे करने हैं या बाद में इनको पेमेंट करनी है, तो इसलिए हमारे अकाउंट पेएबल हो गए। और ये हमारी लाइबिलिटीज जो है उसमें इंक्रीज आया तो इसलिए हमारा क्रेडिट हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। तो ये अपनी रिलेशन होगी ट्रांजेक्शन नंबर 4। और ये ट्रांजेक्शन नंबर 5 के ऊपर जरा आ जाए कि सोल्ड गुड्स टू अहमद, अहमद को आपने चीज़ें सेल आउट कर दी। ठीक हो गया। चीज़ें सेल की, तो सेल हमारा क्या होता है, सेल हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए हमारी जो है 10,000 जो है क्रेडिट हो गया। और चीज़ें उधार दी अहमद को, तो अहमद को जब चीज़ें उधार दी तो हमारा ये क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल बना। ठीक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल बन गया ना हमारा, अहमद की चीजें जब उधार दी हमने, तो अहमद हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन गया। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक हो गया। और हमने पढ़ा था कि एसेट्स में जैसे इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। दैट्स वाई 10,000 इज डेबिटेड। ठीक हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ टू लगा हुआ नजर आएगा आपको। तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल क्या हो गया, 10,000 हमारे पास क्या होगी, ये ट्रांजैक्शन डेबिट एंड क्रेडिट हो गई। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना डबल इफेक्ट रखेगी, वो एक जितनी अमाउंट से वो डेबिट होगी उतनी अमाउंट से वो क्रेडिट हो रही होगी। अच्छा, दूसरी यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता चलूँ कि हो सकता है उसने चीज उसे सेल आउट की और उससे डिस्काउंट भी दिया, उसे क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का, फर्ज करें यहाँ पे लिख दिया सोल्ड गुड्स टू अली एंड डिस्काउंट, यहाँ पर लिख दिया उसने, और डिस्काउंट दे दिया उसने उसे 100 रुपए का, या आप लगा लें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक हो गया। अब उसे चीजें टोटल कितनी सेल आउट हुई, 11,000 की, तो यहाँ 11,000 आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। और उसने 10,000 अकाउंट रिसीवेबल बन गया, तो 1,000 की क्या किया उसने, उसने कहा कि डिस्काउंट कर दिया, 1,000 रुपये क्या किया उसने, डिस्काउंट कर दिया उसे। तो अमाउंट जो है गुड सोल्ड टू अहमद एंड डिस्काउंट 1,000 रुपीज। तो उसने चीजें कितने की, 11,000 की अहमद को सेल की, वो हमें ट्रांजेक्शन देता है
कि अहमद ने चीज़ें सेल आउट की 11,000 की, और ठीक हो गया, और उसने डिस्काउंट भी दे दिया 1,000 का। तो डिस्काउंट हमारा एक्चुअली जब हम किसी को डिस्काउंट करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस ही होता है ना, कि हमारा खर्चा था वो हमारा नुकसान ही होता है कंपनी के लिए, तो वो जितना डिस्काउंट दिया जाता है वो नुकसान ही होता है। तो लॉसेस क्या होते हैं, हमारे एक किस्म के अखराजात एक्सपेंसेस ही होते हैं। तो एक्सपेंस में जब इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप बात बात अगर इस टाइप की ट्रांजेक्शन आएगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड। ठीक हो गया, डिस्काउंट हमने क्या किया, उसे अलाउ कर दिया। और डिस्काउंट अलाउ कितने कितने से किया हमने, 1,000 रुपये से। और टोटल सेल हमारी कितनी से है, 11,000 रुपये से। तो इस टाइप में भी ट्रांजेक्शन आ सकती है। तो जितनी अमाउंट डेबिट की है उतनी ही अमाउंट आपकी क्रेडिट की होगी, ये आप याद रखेंगे। तो ये इस चीज इसलिए मैंने आपको समझाया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 कंप्लीट। और नाउ, अच्छा आमिर, ये आपने जो है क्या समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं ज़रा, इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे। अपना अनम्यूट करें माइक, और मुझसे भी पूछें कि इसमें जो चीज़ मैंने समझाया आपको, इसमें क्या चीज़ मुश्किल है। इसमें 2 + 2 = 4 समझा रहा हूँ मैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैसे अनम्यूट करके ज़रा मुझसे माइक पे आए मेरे साथ। आमिर, मैंने कहा अनम्यूट करके ज़रा माइक पे आए मेरे साथ। सॉन्ग सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई इसमें अब तक जो समझाया है। सर सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जो ये अकाउंटिंग के जो भी आप मतलब आज से नहीं, सिरे से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना सर, हम्म। ये कैलकुलेशंस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे सर। अब ये चीज़ जो आज समझाई, समझ आई या नहीं आई। तो अभी आपने समझा दिया ना सर, मैं उस टाइम गेन कर रहा होता हूँ, फिर जब बैठ के कर रहा होता हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता सर ने कैसे कैलकुलेट किया था, ऐसे क्या हुआ था सर। बहरहाल चले, ये तो अकाउंटिंग के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, रेशो कैलकुलेशन वाले सवाल, और जो आपकी ये एक और नाम भूल गया हूँ मैं यार, वो लेक्चर 8 में जो थे ना सर, रेशो के कैलकुलेशन हो गई, और ये जो पीछे हम समझ कर आ रहे हैं, एनपीवी, प्राइसिंग आईआर, वाले जो किए थे हमने। बजटिंग टेक्निक्स हो गए, कैपिटल बजटिंग वाले, ये तो आप लाजमी करें। इन दो के बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो दो जो हैं चैप्टर छोड़ के आप, अगर आप फाइनेंशियल एफएम का पर्चा पास कर जाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। ये दो जो हैं अच्छा। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप बाकी जितने भी एफएम है उसको साइड पे रख दें, और आपके रेशियो एनालिसिस वाला और आपका कैपिटल बजटिंग वाले 2 चैप्टर को साइड पे रख दें, तो इज इक्वल है ये। मैं तो ये इतना भी कह सकता हूँ कि, मैं कहना तो नहीं चाहिए, कहीं से भी पेपर आ सकता है, लेकिन मैं इतना भी कहूंगा कि मैं भी हो सकता हूँ 2 चैप्टर से ही 2 सवाल आ जाए एफएम के। अच्छा, हाँ, वो वो आपको लाजमी प्रैक्टिस से चाहिए। होंगे ना सर। प्रैक्टिस से होंगे। अगर आपको समझ नहीं आते, आप मुझे मुझसे बात करें, मैं अगर आपको समझ नहीं आते, मैं आप अकेले के लिए एक सेशन कंडक्ट कर लूंगा, लेकिन आप वो चीज़ें समझेंगे, करेंगे ना मेरे, और हर सूरत करेंगे। थैंक यू सर। हाँ। अच्छा चलें, तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 हो गई हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पेड टू अली। अली से जो चीज़ें हमने 10,000 की ली थी, अब उसे क्या किया, उसने पेड कर दिया। पेड ज़ाहिर है कैश में ही होता है। तो पेमेंट उसे कर दी, तो पेमेंट जब उसे की तो कैश हमारे पास कम हुआ। ठीक हो गया, कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। दूसरा अकाउंट पेबल, मतलब कि हमने लाइबिलिटीज पे की। ठीक हो गया, लाइबिलिटीज जब हमारी डिक्रीज होती हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक हो गया, लाइबिलिटीज ये थी ना हमारी, लाइबिलिटीज जैसे ही हमारी डिक्रीज होती हैं तो हमारे क्या हो जाता है, हमारे पास डेबिट हो जाता है। दैट्स वाई अकाउंट पेबल यहाँ पर क्या हो गए, हमारे पास डेबिट हो गए। तो ये 5 अकाउंट्स आप जरूर याद रखेंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ऑनर इक्विटी एंड रेवेन्यू, कि ये 5 अकाउंट कब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, ये जैसे भी है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक देगा आपको। अकाउंटिंग साइकिल में बहुत कम चांस है कि वो न्यूमेरिक आपको दे। ये तो जस्ट आपको मैं एक एडिशनल पॉइंट में समझा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, आप वो तैयार करेंगे। अब ये सारे समझने के बाद जब आप थ्योरी आप दोबारा से याद करेंगे ना, आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि ये किस तरह होता है सारा मामला अकाउंटिंग साइकिल में। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 के बाद
ट्रांजेक्शन नंबर हम चलते हैं 7 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या कहती है, हमने वो जो बुक में पढ़ी थी, सोर्स बुक में पढ़ी थी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद। अहमद से हमने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया 7,000 का। तो कैश हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है। तो कैश 7,000 से डेबिट हो गया, ठीक हो गया। और अहमद क्या था, हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, ठीक हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है एसेट्स से, और अकाउंट रिसीवेबल भी जो हमारा क्या था, ये हमारा एसेट्स ही था, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये पहले हमारे जो 10,000 के थे अकाउंट रिसीवेबल, 7,000 हमें वापस मिल गए, 3,000 बाकी बच गए। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है और इसमें कमी आ रही है। तो एसेट्स में जब कमी आती है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो 7,000 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये हमारी क्या थी, ट्रांजेक्शन नंबर 7 थी। और ट्रांजेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या किया था, वेजेस पे कर दी थी, पेड वेजेस, और 20,000 की आपने वेजेस पे की। और उम्मीद मतलब क्या हुआ, कैश से पेमेंट होती है ना हमेशा। तो कैश पे किया, कैश आपका क्या था, एसेट्स था। एसेट्स में आपकी कमी आई, दैट्स वाई 20,000 क्रेडिट। और वेजेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पे किए ना आपने, कास्ट पे किए। और हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। इंक्रीज हुए तो क्या हो गया, डेबिट हो गया आपका। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई हमारी क्लियर आपको। ट्रांजेक्शन 9 जो है, फाइनल ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9, तो उसने कहा कि आपने रेंट पे किया है। रेंट कितने से पे किया है उसने, 5,000 रुपये से। तो रेंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस है, ज़ाहिर है पेमेंट कर रहे हैं। छोटे हर महीने का एक्सपेंस होता है, हर महीने का रेंट होता है, या एक साल का रेंट होता है। तो मतलब कि एक साल से कम इसका वो दौरानिया होता है, तो ये हमारे पास करंट एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस जो है वो हमने पे किया, एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो गया। साथ ही कैश से हमने पेमेंट की, तो कैश हमारे एसेट्स है, कैश जैसे डिक्रीज हुए वो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 9 आपने यहाँ पर क्या कर ली, लिख ली। तो ये 9 ट्रांजेक्शन। 10वीं ट्रांजेक्शन सैलरीज है, उसने पे की, सैलरीज एक्सपेंस टू कैश। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रही है। तो ये 10 ट्रांजेक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। अब हमने जर्नलाइजिंग मुकम्मल कर ली। अकाउंटिंग साइकिल में 2 स्टेप हम जो है वो फॉरवर्ड हुए। एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने सबसे पहले बनाया, देन जो है हमारे पास क्या आ गया, जर्नल जर्नल आ गया, जर्नलाइजिंग की, जिसमें हमने जर्नल ट्रांजैक्शन बनाई। अब हमने क्या करना है, जर्नल ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में, ठीक हो गया। जर्नल ट्रांजैक्शन को कहाँ पोस्ट करना है हमने, लेजर अकाउंट में। तो लेजर अकाउंट में एक 1 बाय लेजर एक्चुअली क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लेजर अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके लिए एक ही एक पेज बना दिया जाता है, एक डिवाइस बना दी जाती है, एक अकाउंट बना दिया जाता है कि उस सेम ट्रांजैक्शन या सेम अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो, उस छोटी सी डिवाइस में हम मेंशन लिख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट कह रहे होते हैं। तो a separate page and ledger that record increase or decrease in each balance account classified under assets, liabilities or owner equity। तो वो कहता है कि जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, उनके अकाउंट्स से रिलेटेड एक डिवाइस बना दी जाती है, एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है जिसे लेजर अकाउंट कहते हैं। और उस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो उसमें मेंशन कर दी जाती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे लेजर अकाउंट कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेजर किस तरह बनाते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। हाँ, इसे टी अकाउंट भी कहते हैं राशिद, बिल्कुल। लेजर के भी लेजर अकाउंट भी 2 किस्म के होते हैं। एक बैलेंस अकाउंट होता है, एक टी अकाउंट होता है। अब आपकी मर्जी होती है आप टी अकाउंट इस्तेमाल करें या बैलेंस अकाउंट के जो है फॉर्म इस्तेमाल करें। मतलब कि लेजर 2 किस्म के बना सकते हैं। एक उसमें जो शक्ल है या शेप है वो टी अकाउंट की होती है, दूसरी बैलेंस अकाउंट की होती है। दोनों में से कोई सी भी आप जो है फॉर्म लेजर अकाउंट की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बैलेंस अकाउंट में ये सवाल कराऊंगा। तो लेजर किस तरह बनता है, ये एक्चुअली लेजर क्या है, ये उसका फॉर्मेट है। जैसे हम परचेज, हमारा क्या था, एक अकाउंट था, परचेज अकाउंट के नाम से क्या हमने लिख दिया। लेजर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था
कि उसके लेफ्ट और राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर्स और डेबिट। लेफ्ट साइड क्या होती है, डेबिट साइड होती है। तो ये क्या है हमारे पास, डेबिट साइड है। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट साइड। ये लेफ्ट साइड राइट साइड होती है। राइट साइड पे भी सेम चीज़ होती है, डेट, पार्टिकुलर्स और क्रेडिट। ये एक फॉर्मेट है, आप लोगों को याद होगा। ये फॉर्मेट मैंने आपको जनरल जो लेक्चर था हमारा उसमें समझाया था। अब अगर आप याद करें जरा, परचेज फर्ज करें, सबसे पहले हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अब जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, उस हर अकाउंट का आपने कोई ना कोई लेजर, एक लेजर बनाना होता है। फर्ज करें पहले हम परचेज परचेज अकाउंट का एक लेजर बना रहे हैं। अब परचेज अकाउंट का जब आप लेजर बना रहे हैं, जहां भी जर्नल में परचेज अकाउंट इस्तेमाल हुआ होगा, उसकी ट्रांजैक्शन जो है इस एक पूरी डिवाइस जो है इसमें आ जाएगी, उसकी सारी ट्रांजैक्शन। तो परचेज दो जगह इस्तेमाल हुई, परचेज अकाउंट दो जगह इस्तेमाल हुआ, आपको याद हो तो उसके बाद जब पैसे आए थे, पैसे आने के बाद उसने परचेज किया था 20,000 की कोई ट्रांजेक्शन, चीज़ें परचेज की थी उसने, याद है आपको। उसने फर्स्ट फरवरी को, सॉरी उसने 1 फरवरी को एक ट्रांजेक्शन की थी, ट्रांजेक्शन नंबर 2 थी आई थिंक सो, कि उसने क्या किया था, परचेज किया था 25,000 से, परचेज की थी। अब यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को दिखाया है लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। अब जहाँ पे भी परचेज डेबिट हुआ, जहाँ पे भी परचेज जो है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, जहाँ से भी क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस आ जाएगा। पहली ट्रांजेक्शन में परचेज जो है वो डेबिट हो रहा था 25,000 से। तो डेबिट अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया था लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है, तो ये यहाँ पर कैश के यहाँ पर ये 25,000 से डेबिट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पे कैश क्यों आया, जबकि हुआ ये परचेज हुआ था। तो परचेज अकाउंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम परचेज ही लिखते हैं, यहाँ पर डेबिट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे कैश क्यों लिख रहे हैं। परचेज जिस जो है, परचेज जिस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट ये परचेज हुआ, यहाँ पर वो मेंशन करनी होती है हमने, ठीक हो गया। कि जैसे परचेज हुई यहाँ पर 25,000 की, अब परचेज 25,000 की तो हुई, तो इसमें दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कौन सा है, वो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कैश, तो ठीक हो गया। 25,000 की आपके पास अकाउंट अकाउंट डेबिट हुआ था, और किस वजह से ये डेबिट हुआ था, 25 कैश की वजह से ये डेबिट हुआ था कि कैश हमने पेमेंट की। तो ये यहाँ पर क्या आ गई, फर्स्ट फेब की ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये हमने रिकॉर्ड कर ली। फिर परचेज हमने 1 अप्रैल को हमने क्या किया था, उधार हमने कोई परचेज की थी 20,000 की। अब यहाँ पर भी परचेज क्या है, डेबिट है, तो 25,000 यहाँ पर क्या आ गया, 20,000 यहाँ पे क्या आ गया, डेबिट आ गया, ठीक हो गया। अब ये परचेज किसकी वजह से हुई थी, अकाउंट पेबल एक अकाउंट था इन्वॉल्व था, उसकी वजह से ये हमारे पास जो है 20,000 डेबिट हुआ था। तो ये वहाँ पर यहाँ पर अकाउंट पेबल आ गया, यहाँ पर साथ डेट आ गई। अब ये डेबिट बैलेंस है टोटल, जाहिर है इन दोनों को हमने जमा किया तो 45,000 टोटल हुआ। तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस है हमारा। तो परचेज अकाउंट क्या है हमारे पास, डेबिट बैलेंस, ठीक हो गया। परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है हमारे पास, डेबिट अकाउंट 45,000 से। तो ये इस तरह ये एक लेजर बन गया, हर चीज का इस तरह लेजर बना देंगे। और 10 ट्रांजैक्शन में और कहीं पे भी परचेज अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर और ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन थी 10 ट्रांजैक्शन में जहाँ पर परचेज अकाउंट इस्तेमाल हुआ था, उन्हें हमने, और सारे ही ट्रांजैक्शन में परचेज क्या हो रहा था, डेबिट ही हो रहा था, इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड पे आ गए। तो ये क्या था, फर्स्ट लेजर आपको जो है लेजर हमने बनाया था। अच्छा, ये जो है शब्बीर, आकिब शब्बीर कह रहे हैं कि सर कैश तो क्रेडिट होना चाहिए था, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि यहाँ पे कैश डेबिट क्यों हो रहा है। मैंने आपको अभी यहाँ पर एक बात बताई है कि ये एक्चुअली कैश नहीं लिखा हमने। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये कैश, ये कैश हमने, ये 25,000 कहीं पे कैश की अमाउंट जो है, ये वाला कैश नहीं लिख रहे हैं हम, ये वाला, ये हमने 25,000 जो है ये डेबिट अमाउंट थी। ये 25,000 हमारी कौन सी थी, डेबिट अमाउंट थी, इसलिए यहाँ पर हमने इसे डेबिट किया है। और ये 25,000 किस, ये जो परचेजेस थी जिस वजह से ये 25,000 हुए थे, वो उस चीज का उसका हमने पार्टिकुलर्स में हवाला देना होता है। अब किस वजह से ये 25,000 परचेज हुई थी, किस इसके अगेंस्ट जो है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वो अकाउंट हमने यहाँ पर लिखना होता है। तो कौन सा अकाउंट परचेजेस के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ था, कैश हुआ था ना, तो इसलिए ये कैश यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक हो गया। अगर ये परचेजेस 25,000 यहाँ पर देखें अकाउंट पेबल की वजह से हुए थे, ये 20,000 यहाँ पर डेबिट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, दूसरा अकाउंट क्रेडिट अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था इसमें, अकाउंट पेबल था, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंट पेबल लिख दिया हमने।
यहाँ पर ये वाली ट्रांजेक्शन हमने इंटर नहीं की, ये तो अकाउंट पेबल का अलग से लेजर बनेगा, ये तो वहां पर 20,000 आएगा। ये हमने ये वाली ट्रांजेक्शन जो है ये इन्वॉल्व की है यहाँ पे। और ये अकाउंट पेबल क्यों लिखा है, क्योंकि परचेजेस अकाउंट पेबल की वजह से ही बने हैं हमारे, तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आके अब समझ आई है, या मुझे माइक में दोबारा से मुझसे पूछें अगर समझ नहीं आया तो। आके समझ आ गई अब आपको? चलें आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट परचेज अकाउंट हो गया। अब इसके बाद एक और अकाउंट कर लेते हैं, उसमें भी जरा आपको हम जो है क्लेरिफाई शायद हो जाए, इससे अच्छा समझ आ जाए आपको। दूसरा कैश अकाउंट। अब जाहिर है कैश बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, हमारी काफ़ी ट्रांजेक्शन में हमारे कैश इन्वॉल्व था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को यहाँ पर शो करा रहा हूँ कि ताकि और अच्छे से आपको क्या हो जाए, समझ आ जाए। अच्छा, तो कैश अकाउंट हमने बनाया तो फर्स्ट फेब जो था, फर्स्ट जनवरी जो ले लेते हैं, पहली ट्रांजेक्शन थी, पहली पहली ट्रांजेक्शन आपको याद हो तो ये वाली थी कि ओनर्स जो थे वो 4 लाख से उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर कैश क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो डेबिट हो गया कैश हमारा, ठीक हो गया। अब ये कैश किसकी वजह से डेबिट हुआ था, मतलब ये कैश किस में कौन सी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व थी कि कैश डेबिट हुआ था, तो कैपिटल इन्वॉल्व था इसमें। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कौन सी थी, कैपिटल थी। दैट्स वाई यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दिया। फिर यकम फेब को, फर्स्ट फेब को क्या हुआ था, हमने कैश से कुछ चीजें परचेज की थी, तो कैश हमारे पास क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पर कैश क्या आ गया, 25,000 से क्रेडिट आ गया। और ये कैश क्यों हुआ था, इसके किस वजह से हुआ था, परचेज की वजह से हुआ, तो यहाँ पर परचेज आ गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कैश क्या था, डेबिट हो रहा था, इसलिए लेजर अकाउंट में डेबिट कर दिया। और यहाँ पर कैश अकाउंट में क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था कैश, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह बाकी ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं ब्लैंक, ये आप खुद समझ लेंगे। और अगर समझ नहीं ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, होप सो कि अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे 50,000 ये डेबिट क्यों हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो कैश जो है उसने चीज़ें सेल आउट की थी, एक ट्रांजेक्शन में उसने 50,000 की चीज़ें सेल आउट की थी। जब सेल आउट की थी तो कैश आ गया था उसके पास, कैश में इंक्रीज हुआ था, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ था, तो इसलिए 50,000 कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ। और किस वजह से हुआ, सेल की वजह से डेबिट हुआ, तो यहाँ सेल लिख दी। इस तरह ये सारे हैं। अब सैलरीज एक्सपेंस आखिरी ट्रांजेक्शन, ये मैं आपको जरा हल्की से समझा देता हूँ। तो क्या हुआ था, उसने सैलरीज पे की थी, जब उसने सैलरीज पे की थी तो उसने कैश किया था, तो 10,000 कैश उसने क्रेडिट किया था। कैश क्योंकि क्या था, हमारा एसेट्स था, एसेट्स में कमी हो रही थी क्योंकि कैश कम हो रहा था। तो जितना कम हो रहा था तो एसेट्स था, एसेट्स में कमी होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए कैश 10,000 से क्रेडिट हुआ था। और किस वजह से हुआ था, सैलरीज की वजह से क्रेडिट हुआ था, तो ये इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया था, 10,000 क्रेडिट में आ गया था। इस तरह आप इसे वेजेस, एक्सपेंस, अकाउंट पेबल्स और ये बाकी कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाता चलूँ। अब क्रेडिट साइड जब हमने टोटल की तो 70,000, और डेबिट साइड हमने यहाँ पे टोटल की तो 4,57,000 हुए। अब इससे ज़रा पीछे वाली आप उसमें जाएं, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ 45,000 था, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो इसलिए 45,000 ही हमारा क्या था, ये डेबिट बैलेंस था। लेकिन आगे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी है, डेबिट बैलेंस भी है। क्रेडिट बैलेंस कितने से है, हमारे पास 70,000 से, और डेबिट बैलेंस हमारे पास है 4,57,000 से। 4,57,000 में से 70,000 अगर निकाल दें तो 3,87,000 हमारा क्या बन जाता है, डेबिट बैलेंस। मतलब कि कैश अकाउंट जो है वो हमारा, उस कैश अकाउंट जो है वो क्या है हमारे पास, डेबिट बैलेंस है। और कितने से है, 3,87,000 से है। क्योंकि जो डेबिट होगा उसमें से क्रेडिट चेंज कर देंगे। अगर हो सकता था ये 10,000 का होता, बस करें डेबिट जो है वो टोटल 10,000 होते हैं हमारे पास, क्रेडिट 70,000 होते हैं। तो 10,000 निकालने के बाद जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचना था वो 60,000 बनता। फिर हम कहते हैं कि कैश हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 60,000 से। तो ये जो है चीज़ क्लेरिफाई है अब, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैसे तरह होता है। जो बैलेंस बड़ा हो तो वही वो अकाउंट वही बैलेंस कहलाएगा, उतने ही अमाउंट से, जितने अमाउंट से वो ज़्यादा हो। तो कैश अकाउंट जो है क्या था, 3,87,000 से ज़्यादा था, डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट से, इसलिए कैश अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो ये आपको सब समझ आ गया होगा, ये लेजर अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट आपको शो कराया गया है
कि यहाँ पर सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल, आपको याद होगा कि 10,000 की चीजें उधार पे सेल की थी। जब उधार पे सेल की थी तो अकाउंट रिसीवेबल हो गया था। अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स था, एसेट्स में इंक्रीज हो गया था तो डेबिट हुआ था 10,000 से, और यहाँ पर 10,000 आ गया हमारा। और 10,000 किस वजह से हुआ था? अकाउंट रिसीवेबल सेल्स की वजह से आया था। तो इसीलिए कैश अकाउंट रिसीवेबल एक जगह हमारे पास था 7,000 से, क्या हुआ था 7,000 हमारे हमें रिसीव हो गए थे, जिस बंदे ने देने थे उसने 7,000 हमें वापस रिटर्न कर दिया था। तो अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था 10,000 से, तो बाद में आप क्या क्या हो गया था, वो क्रेडिट हो गया था 7,000 से। तो 7,000 किस वजह से क्रेडिट हुआ? कैश की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 3,000 क्या बचता है, हमारे पास डेबिट बैलेंस बनता है, मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल इज ए डेबिट बैलेंस। तो जो है फिर इसे अकाउंट पेएबल का यहाँ पर अकाउंट बनाया गया है, इसे भी आप चेक कर लेंगे। सेल्स अकाउंट बना है, इसे चेक कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट बना है, इसे चेक कर लेंगे। वेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, इसे चेक कर लेंगे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, इसे चेक कर लेंगे। सैलरीज अकाउंट है, इसे चेक कर लेंगे इसे। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये आप खुद देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अपने आपके कंसेप्ट भी क्लेरिफाई हो जाएंगे इसमें। और मैं ये तो यही कहूँगा, जैसे ये हमारा लेक्चर क्लोज होता है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ही आपने ये स्लाइड्स जो हैं ये चेक कर लेनी है, ताकि आप लोगों को समझ ना आए तो फ़ौरन से ही अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें आप। तो ये आखिरी भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि सैलरीज अकाउंट जो है वो, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे हर अकाउंट लेजर, आप एक एक जर्नल एंट्री बनाए ना, एक ही जर्नल बनाएंगे। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को शो कराया था मुख्तलिफ जर्नल अलग अलग करके, आप एक ही जर्नल बनाएंगे पूरा, एक ही पेज पे ऊपर सारे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सारे एक ही बनाएंगे। यहाँ पर तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को कराया था ये, जो अलग अलग कराया था, वरना जर्नल जो है वो एक ही पेज के ऊपर बनता है, उसका एक ही सीक्वेंस होता है। अच्छा, तो सैलरीज अकाउंट अगर आपको याद होगा, जैसे सैलरीज हमने हमने सैलरीज अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ था सैलरीज एक्सपेंस के नाम से। सैलरीज एक्सपेंस के एक्सपेंस में इंक्रीज होता तो डेबिट। सैलरीज हमारा 10,000 से डेबिट हुआ था तो इसलिए डेबिट लिखा था। और किस वजह से डेबिट हुआ था कि कैश पेमेंट की थी हमने, तो इसलिए कैश यहाँ पर लिख दिया गया था। तो ये डेबिट बैलेंस हमारा कहलाया था। तो ये सैलरीज अकाउंट। इसके बाद जो है आपके पास अब आ जाता है, हमने क्या बना लिया, पहले हमने जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर अकाउंट्स बना लिए, देन वी मूव्ड टू ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक शीट होती है, एक पेज होता है जिसमें हम जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं उन्हें इन लिस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये, मैंने शायद आप लोगों को वो एक फॉर्मेट भी दिखाया था कि जिसमें एक साइड पे डेबिट अकाउंट आ जाते हैं, एक साइड पे सारे क्रेडिट अकाउंट आ जाते हैं लेजर अकाउंट के। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक ऐसा बैलेंस पेज होता है जिसमें हमारे जितने भी अकाउंट जो हैं डेबिट और क्रेडिट वो आपस में मैच कर जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इसमें सारे अकाउंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं, मतलब कि एक ही पेज पे आपके जितने भी लेजर अकाउंट हैं उनको मेंशन एक ही पेज पे शो कराना आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है। A listing of account, a listing of accounts in the general ledger along with each account balance in the appropriate debit or credit column. The total of amount in the debit column should be equal to the total of the amount in the credit column. मतलब कि जो भी आपकी जितनी भी आपकी डेबिट अमाउंट होगी क्रेडिट अमाउंट के इक्वल रहेगी ट्रायल बैलेंस में। इसका फॉर्मेट मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस, और जो कंपनी नेम है नेम, और जो है आपकी डेट आ जाती है इसमें। और ये सेम लाइक जो है बैलेंस शीट की तरह होता है, इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ टाइम शामिल होता है, मतलब कि आप पूरी डेट लिखते हैं इसमें, ये नहीं लिखते फॉर द पीरियड एंडेड फॉर द टाइम एंडेड फॉर द ईयर, बल्कि इसमें आप पूरी डेट बताते हैं कि फलां दिन 31 दिसंबर 2014। अब इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर, अकाउंट्स या पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, ये चार कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस के। एक साइड पे डेबिट, दूसरी साइड पे क्रेडिट। और इसका जो है काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस में सीक्वेंस कौन सा जो है अप्लाई किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में जो है ट्रायल बैलेंस जो आपका है लिक्विडिटी बेसिस जो है मेथड के ऊपर अडॉप्ट कर हो रहा होता है, लिक्विडिटी मेथड जो है इसमें अडॉप्ट किया जाता है। लिक्विडिटी और परमानेंसी दो मेथड होते हैं आपकी ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को शो कराने के लिए। लिक्विडिटी मेथड आपका क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो अकाउंट्स आपके मोस्ट लिक्विडेबल हैं, जो अकाउंट्स मोस्ट लिक्विडेबल हैं उनको आप पहले लिखेंगे,
जो परमानेंट अकाउंट है उन्हें आप बाद में लिखेंगे। जैसे बैलेंस शीट होता है ना, अगर आप पूरी एक जो है अकाउंट फॉर्म बैलेंस शीट इस्तेमाल ना करें, बास औकात बैलेंस शीट आओ देखें ना एससीसीपी की या बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो जो है स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स के तौर पर शो हो रही होते हैं, कि जिसमें सबसे पहले आपके करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, फिर फिक्स एसेट्स आ रहे होते हैं, फिर उसमें जो है लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज आ रही होती हैं, फिर फिक्स लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ रही होती हैं, फिर ऑनर इक्विटी आ रहा होता है नीचे में। तो लेकिन हमने तो वो पढ़ा है कि लेफ्ट साइड इज एसेट्स और क्रेडिट, राइट साइड इज लाइबिलिटीज या ऑनर इक्विटी। अच्छा, बैलेंस शीट की बात हो रही थी, तो अब यहाँ पर देखें कैश अकाउंट आपका क्या हुआ है, 3,87,000 से डेबिट हुआ है। अब आप कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि यहाँ पर 3,87,000 से डेबिट क्यों हुआ है? आपका जो एक्चुअली कैश अकाउंट का जो लेजर है, कैश लेजर अकाउंट है, वो डेबिट बैलेंस था 3,87,000 से, इसलिए यहाँ पर 3,87,000 से डेबिट हुआ है। अब ये किस तरह था, अब जरा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये देखें आपका कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट आपका एक लेजर था कैश अकाउंट, तो ये 3,87,000 इसका क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो इसलिए ये जो डेबिट बैलेंस है आपका, ये आगे जाके आपका ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, डेबिट साइड पे लिखा गया, इसलिए यहाँ पे 3,87,000 आया है आपका। ठीक हो गया। अब दूसरा परचेजेस, अकाउंट रिसीवेबल आपका जो है 3,000 से डेबिट हो रहा है। भाई ये क्यों 3 लाख से डेबिट हो रहा है? अब जरा आपको लेके चलता हूँ मैं अकाउंट रिसीवेबल की तरफ। ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का जो है 10,000 से, सॉरी ये नहीं, ये सॉरी अकाउंट पेएबल है, ये अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये देखें 3,000 से डेबिट बैलेंस था अकाउंट रिसीवेबल का, डेबिट बैलेंस था ना आपका 3,000 से। तो ये इसका मतलब ये 3,000 से डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड पे आएगा। तो इस वजह से ये जो है वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे इनलिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर सेल्स जो है आपके 60,000 से क्रेडिट है। ठीक हो गया। सेल अकाउंट क्या है आपका, 60,000 से क्रेडिट है। तो ये जो है आप देखते हैं सेल अकाउंट को कि आप वाकई था वो, ये देखें ये सेल अकाउंट है आपका। तो सेल अकाउंट जो लेजर सेल्स लेजर अकाउंट आपका जो है 60,000 से क्रेडिट हो रहा था, तो इट्स मीन कि 60,000 ट्रायल बैलेंस में 60,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस यही वजह थी कि ये ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था। ठीक हो गया, इस वजह से सेल्स अकाउंट यहाँ पे आपको क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ। अब बात ये आती है कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। ठीक हो गया, हम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो बना सकते हैं, हमें जरूरत क्यों पेश है ट्रायल बैलेंस की? अब अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, डबल एंट्री डुअल एस्पेक्ट जो है कंसेप्ट या डुअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है कि जित जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो इफेक्ट होंगे, वन डेबिट और सेकंड इज क्रेडिट। ठीक हो गया। अब हम ट्रायल बैलेंस ये इसलिए बना रहे होते हैं कि हमने हमारी एक्यूरेसी को चेक करना होता है कि हमने जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं, लेजर अकाउंट, क्या वो सही बनाए हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन इंटर किए हैं क्या उसको हमने जर्नल हमने सही बनाया है, जर्नल से हमने पोस्टिंग जो की थी लेजर अकाउंट में क्या वो हमने ठीक की है। उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस हमें किस तरह बताता है कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड के बराबर ना आए, इक्वल ना आए, तो उसका मतलब होता है कि यू आर ऑन फॉल्ट, कि आप कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं आप ट्रांजैक्शन में, जर्नलाइजिंग में या पोस्टिंग में, कहीं पे भी ट्रांजैक्शन में आप क्या कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं आप। तो इस वजह से, और अगर आपकी डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आपने जितने भी इंट्रीज की हैं, जो भी आपकी जर्नलाइजिंग है और आपकी जो भी पोस्टिंग है लेजर अकाउंट में, वो ठीक है, वो बज़ाहिर ठीक है। ये इसकी भी 100% गारंटी नहीं होती कि वो ठीक होंगे, बाज़ अवत कुछ गलती होती हैं, डिफरेंट किस्म के एरर्स होते हैं। तो एरर्स से मुझे याद आया, मुझे लगता है कि एरर्स भी आप लोगों को पढ़ाने चाहिए मुझे, लेकिन छोड़े फिलहाल वो, फिर आप स्पेशलाइजेशन कर बैठेंगे अकाउंटिंग में, तो वो नहीं पढ़ाते आपको। तो जो ये है ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है, आपकी
रिकॉर्डिंग को, जनरलाइजिंग को और लेजर पोस्टिंग को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो आपकी एक्यूरेसी बताता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है आपकी कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो ठीक किए हैं या गलत किए हैं। तो यहाँ पर हमने अरे डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रायल बैलेंस में बराबर हैं, दैट्स वाई हम जो है क्या है, हमने ट्रांजेक्शन ठीक की हैं बज़ाहिर देखने में। ठीक हो गया, ये ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद होता है। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और हमने जनरल बना लिया, लेजर बना लिया, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया अकाउंटिंग साइकिल में। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू बैलेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं ज़रा। अब हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉर्मली कौन कौन से होते हैं। इनकम स्टेटमेंट होता है, कैपिटल स्टेटमेंट जिसे ओनर इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट से होती है हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी जो है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। नॉर्मली 3 किस्म की स्टेटमेंट्स कंपनियां बनाती हैं जो पब्लिश करती हैं, वो इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट या ओनर इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती हैं। अब ये किस तरह बनती हैं ट्रायल बैलेंस से, जो आइटम्स हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं और वो किस स्टेटमेंट में जाते हैं, वो देखेंगे कि ये सारे स्टेटमेंट हैं, इनसे ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और वो किस तरह बनानी है हमने। तो ये अकाउंट्स कहाँ कहाँ लाई करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, अब वो उस चीज़ को हम जरा चेक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी इनकम समरी को या रेवेन्यू एक्सपेंसेस की समरी को शो कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके रेवेन्यूज हैं वो एक्सीड कर गए एक्सपेंसेस से, तो हम कहते हैं कि नेट प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अगर एक्सपेंस एक्सीड कर जाए, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, तो हम कहते हैं कि नेट लॉस हो गया हमें। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने बनाई गई है कि नेम ऑफ द स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और फिर उसका कंपनी नेम और फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 31 दिसंबर आया है, यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर नहीं आएगा, फॉर द ईयर एंडेड आएगा यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये जो है पूरे साल के लिए बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट जो है वो खास एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास सेल्स 60,000 की और 45,000 के इसमें हमारे परचेजेस हैं। फिर हमारी जो है रेवेन्यू से एक्सपेंसेस परचेज माइनस किए तो हमारे पास जो है क्या आ गया है, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें दूसरे एक्सपेंसेस हमने लेस किए, माइनस किए हैं, तो हमारे पास नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आ गया। ये किस तरह आए हैं, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये देखें जनाब कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस था, अगर आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा हो। तो ट्रायल बैलेंस हमारा क्या था कि जिसमें ये सारे अकाउंट्स वगैरह शो कराए गए थे। तो अगर आप देखें तो ये शायद कोई इशू हुआ है, मुझसे कोई बटन पे जोर आ गया है, इसी तरह मैं तो बस रिज्यूम कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है अकाउंट हमारा, अगर आप इसमें देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो ये हमने क्या बनाई थी, ये इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई और ये सारे आइटम्स कहाँ से आए ये देखें ज़रा। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो नंबर 1 पे ये वाली एंट्री, तो ये हमारे पास क्या थी, सेल्स थी हमारे पास। सबसे पहले 60,000 की सेल्स हमारी जो है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हो रही थी। तो हमें पता है कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स या रेवेन्यूज आते हैं आप हमारे। तो सेल्स कितनी थी, 60,000 से थी, तो वो आ गए। अब लेस परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास होती हैं। अब ये परचेजेस को यहाँ पे लेस हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो है नहीं। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड, ट्रेडिंग बिजनेस में जो परचेजेस होती है वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है। या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने आपको पढ़ाया था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है हमारा। ठीक हो गया। तो इसमें जाहिर सिर्फ परचेजेस हैं, ये पहला साल का पहला ये कारोबार है और इसका पहला दौरानिया है, पहला साल है। अगर ये दूसरा साल होता तो इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता परचेजेस का, क्लोजिंग बैलेंस भी होता परचेजेस का। इसमें सिर्फ जो है हमारे पास परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस ही आ रहा है, उसको हमने माइनस किया, तो हमारे पास 45,000 माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। परचेजेस हमने यहाँ से ले ली,
यहाँ से परचेज हमारे पास 45,000 की डेबिट हो रही थी, तो वो 45,000 जो है 60,000 में से माइनस हुए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जीपी जिसे हम कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से अब हमने एक्सपेंसेस को माइनस करना था, तो हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, हमारे पास एक्सपेंसेस जो थे ये वेजेस एक्सपेंस था, हमारे पास रेंट एक्सपेंस था, हमारे पास जो है सैलरीज एक्सपेंसेस था। वेजेस एक्सपेंस हमारे पास जो है 20,000 यहाँ पर आ गया, रेंट एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस से आ गया, सैलरीज एक्सपेंस भी आ गया, तो 35,000 ये टोटल बनता है हमारे पास, जिन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो 35,000 अब माइनस करने के बाद हमारे पास 20,000 जो है माइनस में होगा, ये मीन्स कि हमारे जो रेवेन्यूज थे वो कम हो गए एक्सपेंस से, तो हमें क्या हुआ, नेट लॉस हो गया 20,000 का। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, हमारे पास 20,000 का नेट लॉस हो गया। अब ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई ट्रायल बैलेंस से। अब इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद हमारे पास जो है कैपिटल स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारी जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही होती है, या हमें बता रही होती है कि कैपिटल में कोई भी तब्दीली जो आती है उसको मेंशन हम किस में करते हैं, कैपिटल स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं, जिसे हम ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं। It is the document which presents the opening balance of the capital, then any kind of the addition and the shape of the profit are earned during the accounting period and deducted any kind of withdrawals. तो कैपिटल स्टेटमेंट क्या होती है, कैपिटल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे जो स्टार्ट होती है ओपनिंग कैपिटल से, और साल के दौरान कोई भी कैपिटल में तब्दीली रूनुमा हो तो वो मेंशन कहाँ होती है, कैपिटल स्टेटमेंट में मेंशन होती है। अब कैपिटल में तब्दीली किस तरह हो सकती है, या तो आप क्या करेंगे, मुनाफा कमाएंगे तो वो आपको कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, या आप क्या करेंगे, लॉस होगा तो ही कम कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, या आप बाहर से कोई अमाउंट आपके ओनर्स जो हैं वो मजीद अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं आपके बिजनेस में, तो कैपिटल में इंक्रीज या तब्दीली आ सकती है, या वो क्या है, विड्रॉ कर सकते हैं कोई अमाउंट आपके कैपिटल से, या तब आपके कैपिटल जो है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो कैपिटल स्टेटमेंट में जो है किस तरह अफेक्ट करते हैं, या ट्रायल बैलेंस से या इनकम स्टेटमेंट से, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट या लॉस होता है वो डायरेक्ट हमारे कैपिटल को इफेक्ट कर रहा होता है। कैपिटल अगर हमें मुनाफा हो जाता है इनकम स्टेटमेंट में तो वो कैपिटल में जमा हो जाता है, अगर नुकसान हो जाता है तो कैपिटल में वो माइनस हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपकी कैपिटल या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है। इसमें कैपिटल आप हमारे पास कितना था, साल के शुरू में हमारे पास कितना था, 4 लाख था। कि 4 लाख कहाँ से आया था हमारे पास, आपको याद हो आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस था। इसकी मिनी ट्रायल बैलेंस की शेप यहाँ पर मैंने दी हुई है। ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास था, तो यहाँ पर कैपिटल क्या था, 4 लाख से मौजूद था। तो ये यही हमारा ओपनिंग बैलेंस था जाहिर है। तो ये जो है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 4 लाख कैपिटल का। तो 4 लाख कैपिटल के बाद हमें हुआ लॉस 20,000 का लॉस हुआ, तो वो कैपिटल से माइनस हो गया हमारे पास। तो बाकी कैपिटल कितने बच गया हमारे पास, 38,000 का बच गया। अगर यहाँ पर मुनाफा होता तो वो यहाँ पर आके जमा हो जाता, अगर 20,000 हमारे प्रॉफिट हुआ होता ना, तो यहाँ कैपिटल में वो जमा हो जाता, तो यहाँ पर ये क्या 42,000 हो जाना था। लेकिन अब 20,000 लॉस हुआ है, तो यहाँ पर 38,000 क्या बच गया, 3,80,000 कितना बच गया हमारे पास, ऑनर इक्विटी बच गई है, ये कैपिटल बच गई है। तो अब हमने इनकम स्टेटमेंट भी बना ली, कैपिटल या ऑनर इक्विटी भी बना ली। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनल स्टेटमेंट होती है दैट समराइज द कंपनी एसेट्स लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट किसको समराइज करती है, एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को या कैपिटल को शो ऑफ कर रही होती है। तो इसमें अब किस तरह ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह ट्रांजेक्शन आती हैं, ये जरा हम देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट आपको शो कराई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर कैश जो है 3,87,000 से अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं हमारे 3 लाख से, अकाउंट पेबल हमारे लाइबिलिटीज होती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 10,000 से, और ऑनर इक्विटी 38,000 जो ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट से आई है, ये 3,80,000 ये वो हो गई ऑनर इक्विटी। ठीक हो गया। और अब हमने जो है लेफ्ट साइड को टोटल किया, 3,90,000 हुआ।
और राइट साइड को टोटल किया 3,90,000 हुआ। मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड अगर आपके बराबर है तो इट्स मीन कि आपकी बैलेंस शीट ठीक बनी है। अगर ये ऊपर नीचे आ जाती है आपकी, मतलब कि बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से इक्वल ना करे, तो वो क्या हो जाता है हमारी, उसमें कोई ना कोई मसला है आपके सवाल में। अब ये कहाँ से आए आपके, ये जो आपका कैश है, ये वहाँ से अपने आपके जितने भी ज़ाहिर है आपकी जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ होंगी, के एसेट्स होंगे और कैपिटल की जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। तो कैश हमारा क्या था, ट्रायल बैलेंस में मौजूद था, ये एसेट्स था इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस में मौजूद था। अकाउंट पेबल भी वहाँ से लिखा। और ऑनर इक्विटी 38,000 हमारे कहाँ से आई, ये ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट से आई। तो कैपिटल आपका हमेशा जो भी होगा ना वो ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट से ही आएगा। तो ये आपका फाइनल जो स्टेज था बैलेंस शीट, वो हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये सारा हमारा सवाल था जो होप्स हो कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये तो हमने समझ लिया बेसिक जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, लेकिन फिर मैं एंड में आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, ये बेसिक या एवरेज अकाउंटिंग साइकिल जिसे हम कहते हैं वो था। इसमें अभी हमने ये जो थी एडजस्टमेंट्स ये भी नहीं की। इसमें हमने जो है क्लोजिंग एंट्रीज भी इसमें हमने शामिल नहीं की। और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी इसमें हमने शामिल नहीं किया। और इसमें हमने जो है एडजस्ट ट्रायल बैलेंस भी शामिल नहीं किया। तो वो इतना टिपिकल सवाल कभी नहीं आता। अगर आ भी गया तो जाहिर है नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स कभी भी इस इतने मुश्किल चीज़ को, इतने मुश्किल सवाल को कभी भी नहीं ना ही समझ सकेंगे और ना ही उन्हें समझ आएगा इतनी जल्दी। और ना ही उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ना ही वो वहाँ पर अगर सवाल इतना मुश्किल न्यूमेरिक आ जाता है तो अकाउंटिंग साइकिल का वहाँ पे वो कर भी नहीं सकेंगे। लिहाजा मैंने ये आसान करके थोड़ा सा इसलिए समझाया है, आसान कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ठीक है 20 नंबर का सवाल आ जाता है, 20 नहीं ले सकते, लेकिन बेसिक आपने जो एवरेज अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है इससे आप 12, 13, 15 नंबर जरूर ले जाएंगे 20 नंबर के सवाल में। क्योंकि न्यूमेरिक का मतलब ये नहीं होता कि पूरा न्यूमेरिक का अगर जवाब गलत है तो नंबर नहीं मिलते। इसमें स्टेप्स के नंबर होते हैं न्यूमेरिक सवाल में, कि जितने स्टेप्स आपके ठीक हैं उतना सवाल के नंबर आपको मिल जाते हैं, मार्किंग उतनी हो जाती है। जहाँ पे जितना जो स्टेप आपका सही नहीं है, खराब है, ठीक है नहीं किया, उसके नंबर कट जाते हैं। तो अगर ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल का सवाल आ जाता है, वो आपको कोई भी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे देता है, उसके बाद वो आपसे कहता है कि आप एडजस्टिंग इंट्रीज भी वहाँ पे दे देता है, कहता है कि एडजस्टिंग इंट्रीज करें और फिर आप वो पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं और फिर आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है। या वो आपसे कह देता है कि जनरल कुछ ट्रांजेक्शन आपको दे देता है, वो कहता है कि उसमें ज़ाहिर है जनरल ट्रांजेक्शन में अब कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं एडजस्टमेंट की भी हों। तो उसमें वो आपसे कहता है कि आप जनरल ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाएं और जनरल एंट्री बनाने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। या वो आपसे डायरेक्ट कुछ ट्रांजैक्शन दे देगा आपको और फिर वो आपसे कह देगा कि भाई आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं। तो फिर आप पहले क्या करेंगे, जनरल एंट्रियां बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर आप बैलेंस शीट बना देंगे वहाँ पे। इस तरह आपका अकाउंटिंग साइकिल वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। और ये एक मैंने लिंक दिया हुआ है और ये लिंक शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वहाँ पर आपके ग्रुप में, कि यहाँ से आप क्या कर लेंगे न्यूमेरिक ये सॉरी थ्योरेटिकल अकाउंटिंग साइकिल जो है, अगर थ्योरेटिकल आ जाता है तो वो उसे आप वहाँ पर यहाँ से याद भी कर लेंगे, देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे किस तरह ये इंट्रीज होती हैं। तो आज का लेक्चर ये यहाँ पर हमारा जो है ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं।